ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो किसे रिकॉर्ड करते हो, जो कैश में होती हैं। जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं आप उन्हें रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे वो पेड हुई हो। अक्रूरल बेसिस क्या होती है, अक्रूरल बेसिस में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो जो कि अक्रूरल बेसिस होती है। अक्रूरल बेसिस कौन सी होती है, 2 टाइप्स की होती है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं की है। दूसरी है रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। आपने रिसीव कर ली है लेकिन अर्न नहीं की हुई है। तो समझते हैं कैसे। देखिए, जब आप कहीं पे सैलरी बेसिस पे काम करते हो, ठीक है, तो जब आप काम करते हो, अगस्त की बात करते हैं, अगस्त में पूरे महीने जब आप काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, आपने पूरे अगस्त तक काम किया, सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी बन चुकी है बट मिली नहीं है, बट नॉट रिसीव, आपको मिली नहीं है। तो ये आपकी पहली कैटेगरी हो जाएगी। कौन सी कैटेगरी है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। क्या, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इनकम आपने कमा ली बट रिसीव नहीं हुई है। तो रिसीव नहीं हुई है तो क्या रही, आउटस्टैंडिंग रही। सैलरी आपकी बन चुकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ओनर आपको देगा, ठीक है, ये उसकी लायबिलिटी है, आपको मिलेगी बट अभी नहीं मिली है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो भी आपकी इनकम है वो एडवांस में मिल गई। सपोज कीजिए अगस्त है अभी, ठीक है, अगस्त में अभी आप काम कर ही रहे हो और आपको सितंबर की भी सैलरी एडवांस में मिल जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये अभी आपने अर्न नहीं की है बट रिसीव्ड हो गई है, यानी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, अभी अर्न नहीं की है। तो दोनों कैटेगरी आपकी किसमें आती है, अक्रूरल बेसिस में। तो ये होती है अक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड एंट्री, ये दोनों ही एंट्री आपकी किससे रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, दोनों ही किससे रिलेटेड है, अक्रूरल बेसिस, चाहे कैश आपको रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट सोर्स क्या होता है, ये एक एविडेंस होता है, सबूत होता है। किस तरह का सबूत, कि हाँ कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के होने का एक रिकॉर्ड करने का एक एविडेंस होता है, सबूत होता है। ठीक है, जो आपको हेल्प करता है कि एक्चुअली में ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं। कैसे, जैसे कैश मेमो, आप कोई भी सामान खरीद कर लाए हो, ठीक है, चाहे आप सामान बेच रहे हो, नगद में बेच रहे हो तो कैश का एक बिल बना देते हो, ठीक है। आमतौर पर सेलर किसी बायर को बिल बनाकर देता है, किस डेट को उसने कितना सामान खरीदा है, ठीक है, कितने वैल्यू वो देके गया है, तो इसे कैश मेमो कहते हैं। का क्या हो सकता है, इनवॉइस और बिल। जब भी आप गुड्स को बेचोगे, क्रेडिट पे बेचते हो, उधार बेच रहे हो, कैश बेचा तो कैश मेमो, उधार बेचा तो इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल कब इशू किया जाता है, ठीक है, किसके नाम पे किया जाएगा, बायर के नाम पे, जो उधार इसे खरीद रहा है। क्या इंडिकेट करोगे उसमें, प्रोडक्ट जो वो सामान खरीदा है, कितनी क्वांटिटी पे और कितने प्राइस पे एग्रीड हुआ है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज आप इनवॉइस में या बिल में लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीप्ट। रिसीप्ट क्या होती है, रिसीप्ट ये भी एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है। इसमें स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी आपने कितनी रिसीव हुई है कस्टमर से, ठीक है, कि आप ये रिसिप्ट में ये दिखाते हो कि कस्टमर से आपको कितना पैसा रिसीव हो चुका है, कितने पैसे के बदले आपने अपनी गुड्स या सर्विस दी है। तो ये भी एक एविडेंस है किसका, कि गुड्स और सर्विसेज किसी ने परचेज की है। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए पे इन स्लिप। पे इन स्लिप कैसा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है? पे इन स्लिप ये भी एक फॉर्म है। कब फिल किया जाता है? जब मनी डिपॉजिट की जाती है कस्टमर के द्वारा। कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। कभी भी आप बैंक में जाइए, कभी भी आप बैंक में जाइए और आप अपने पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पे इन स्लिप आपको फिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए चेक। चेक भी क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, यूजली एक पीस ऑफ पेपर ही है, ठीक है। ये पेमेंट के लिए ही काम किया जाता है। अगर आप किसी को कैश नहीं देना चाहते हो तो किसी भी पर्सन को आप चेक इशू कर सकते हो, चेक दे सकते हो, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, देन वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। डेबिट नोट। देखिए मैंने आपको बताया कि डेबिट नोट कब बनाया जाता है। डेबिट डेबिट नोट कब बनाया जाता है? जब भी आप कुछ परचेज करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब है जब भी आपकी कैश की पेमेंट जाएगी, कोई भी पेमेंट करोगे, तब आप डेबिट नोट बनाते हो, ठीक है। उसी प्रकार अगर परचेज रिटर्न है, यानी परचेज रिटर्न कौन करेगा? परचेज रिटर्न आप कर रहे हो, किसको कर रहे हो? सप्लायर को, ठीक है। इन दिस केस अब जो डेबिट नोट बनेगा, अब जो डेबिट नोट बनेगा वो सप्लायर के नाम पे बनेगा, ठीक है। तो सप्लायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्लायर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और फिर क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट आप कर दोगे परचेज रिटर्न, ठीक है। जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट नोट बनेगा, ठीक है। और जब आप माल को वापस कर रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो सप्लायर के नाम पे आप डेबिट नोट को इश्यू करोगे। सिमिलरली एक होता है आपका क्रेडिट नोट। जब भी आप पेमेंट रिसीव्ड करते हो या कैश रिसीव करते हो तो आपका क्रेडिट नोट बनाया जाता है। कैश रिसीव कैसे कर रहे हो? सपोज कीजिए आपने कोई सेल कर दी, तो सेल की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो इस केस में आप क्या बना रहे हो? डेबिट नोट बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश रिसीव हो रहा है। अगर आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो कस्टमर क्या हो जाएगा? अब कस्टमर के नाम पे आप क्रेडिट नोट बनाओगे। इस केस में कस्टमर क्या हो जाएगा? कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। अगर कस्टमर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट आपका सेल्स रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो ये होता है आपका क्रेडिट नोट। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक कैश वाउचर, दूसरा नॉन कैश वाउचर। अब ये कैश वाउचर्स कौन से होते हैं? कैश वाउचर वो होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं कैश ट्रांजेक्शन के लिए ओनली, ठीक है। जब भी कैश रिसीव्ड हो या पेड किया जाए, कैश दिया जाए या पेड किया जाए या लिया जाए, दोनों दो टाइप के कैश वाउचर होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर आप कब बनाओगे? डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा कैश पेमेंट पे। कैश पेमेंट कब करोगे? जब आप परचेज करोगे। और क्रेडिट वाउचर्स कब बनाओगे? क्रेडिट वाउचर्स ऑपोजिट साइड होती है डेबिट वाउचर की। यानी क्रेडिट वाउचर कब बनाओगे? जब आपको कैश रिसीव्ड होगा। रिसीव कब होगा? जब आप सेल्स करोगे। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर कैसे होते हैं? जब भी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उनका कंपैरिजन किया जाता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से जब भी कुछ आप खरीद के लाते हो, ठीक है, या बेचते हो, तो उनके बिल्स से आप या कैश मेमो से आप कंपैरिजन करते हो कि जो ट्रांजेक्शन हुई है क्या वो एक्चुअल में हुई है या नहीं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट।
जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी दो साइड होती है, डेबिट और दूसरी क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेबिट और क्रेडिट की? डेबिट और क्रेडिट टू साइड्स होती है किसी भी अकाउंट की। लेफ्ट साइड में जब आप बनाते हो, लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, तो ये डेबिट साइड होती है। राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट और क्रेडिट बेस्ड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई एंट्री करोगे उसके दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो डेबिट आइटम है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो क्रेडिट आइटम कहलाते हैं। ठीक है, दोनों ही डेबिट और क्रेडिट इक्वल ट्रांजेक्शन होती है। सपोज कीजिए डेबिट में आपने 5,000 लिखा है तो क्रेडिट में भी आप 5,000 लिखोगे। इसे समझते हैं? अगर आप किसी को वेजेस पेड करते हो तो ₹5,000 की, तो एंट्री कैसे होगी? वेजेस पे करना, वेजेस एक एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट आपका क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट ये कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ठीक है, तो वेजेस पे करने की एंट्री क्या होगी? वेजेस पे करने की एंट्री आपकी होगी, वेजेस पे करने की आपकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और 5,000 से आप वेजेस को डेबिट कर रहे हो तो 5,000 से ही आप कैश को क्रेडिट कर रहे हो। तो इसी को मैं समझाना चाह रही हूँ कि दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यही आपका डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में हमेशा आप याद रखोगे, पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, पर्सन कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, या फिर आप इसमें बैंक भी ले सकते हैं या कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जितने भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आते हैं आपके, वो भी आप इन्हीं में ही दिखा देते हो पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव कर रहा है वो कौन है? रिसीवर। और जो पैसे दे रहा है वो कौन है? गिवर। ठीक है, पेड कैश टू मोहन, पैसा आपने मोहन को दिया, तो देखिए मोहन को दिया, मोहन कौन है यहाँ पे? रिसीव कर रहा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश रिसीव्ड हुआ है किससे? राम से, यानी राम तो दे रहा है ना पैसे, तो राम तो गिवर हो गया। अगर राम गिवर है तो तू राम कर दो, क्रेडिट हो जाएगा। और आपको क्या मिल रहा है? व्हाट कम्स इन? कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या कहता है? जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो डबल एंट्री बेसिस पे की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये डबल एंट्री सिस्टम आया कहाँ से, इसके फादर कौन थे? तो लुकास पेसियोली, 1494 में। ठीक है, इटली के वेनिस शहर में रहते थे। ठीक है, जहां इन्होंने डेवलप किए थे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम रूल। तो इन्होंने टू एक्सपेक्ट्स बताए थे। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन के टू एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक आपका डेबिट साइड होती है, दूसरी आपकी क्रेडिट साइड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन माने जाते हैं? तो लुकास पेसियोली। कब से? 1494 में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या कहलाती है? हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में आप डिवाइड कर देते हो, दो कॉलम बनाते हो, ड्यूअल एक्सपेक्ट्स होती है हर ट्रांजेक्शन की।
ड्यूल एस्पेक्ट्स मतलब कि एक साइड आपकी डेबिट साइड होती है और दूसरी आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर ही होता है। और अकाउंटिंग जितनी भी बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे है। अकाउंटिंग और कन्वेंशंस पे मेरी आप ईएमआरएस की 5 वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 5 में मैंने आपके सारे प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस को एक्सप्लेन किया। फिर आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है हर ट्रांजेक्शन के लिए। जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस डीलिंग हुई है सबका कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होती है, यानी विश्वसनीय होती है। और एट अ ग्लैंस यानी कि एक ही नजर में आपको दिखाई देती है, एक ही जगह पे आपको दिखाई दे जाती है। वेरीफिएबल होती है इंफॉर्मेशन और आपको पता चल जाता है, नॉलेज देती है आपको कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है या नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। अब देखिए जनरल एंट्री जब भी बनाई जाएगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक क्रम, जैसे कि 1 अप्रैल को बनाई जाएगी पहली एंट्री, तो दूसरे अप्रैल की सारी एंट्री को आप रिकॉर्ड करोगे, देन 3 अप्रैल की। तो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, ट्रांजेक्शन का, जिसे आप क्या बोलते हैं, जर्नलाइज। तो जर्नल एंट्री का अगर फॉर्मूला या फॉर्मेट आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में आपकी 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का, यहाँ आप डेट शो करते हो। पर्टिकुलर में आप जर्नल एंट्री शो करते हो। लेजर फोलियो में आप लेजर फोलियो के नंबर बता देते हो, कितने लेजर बना रहे हो। लेकिन 11th क्लास में आपको ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता। कंपनी में बहुत सारे लेजर बनते थे, यहाँ शो कर देते हो। डेबिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 1 अप्रैल को आपने कुछ खरीदा है तो एंट्री ऐसे करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में लिया है तो टू कैश, अगर उधार लिया है तो जिससे लिया है, राम मोहन सोहन जिससे भी लिया उसका नहीं। और यहाँ आप नरेशन लिख दोगे, बींग लगा के लिख सकते हो या फिर फोर लगा के, परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। परचेज फ्रॉम गुड्स, लाए हो गुड्स, ठीक है। स्टेप्स क्या है जनरलाइजिंग करने के, तो किस तरह से आप जनरल प्रिपेयर करते हो। पहले सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि बिजनेस में असेट्स आई है, लायबिलिटी आई है, प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है या इनकम या एक्सपेंडिचर हुए हैं। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस ऑफ जनरल। जनरल की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जनरल की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं कि अगर बहुत ज्यादा एंट्री है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर कैश से रिलेटेड है, कैश बैलेंस है, तो उसके लिए सेपरेट कैश बुक बनानी पड़ती है, ठीक है। उसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनानी होती हैं। डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ आप क्या करते हो, जितनी भी आपने क्वांटिटी परचेज की है उस पे ये ट्रेड डिस्काउंट शो किया जाता है। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, ठीक है। सीधा आप क्या करते हो, अमाउंट को, प्राइस को कम करके दिखा देते हो। लेकिन जब भी बात आएगी कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट की एक एंट्री होती है। कैश अलाउड किया है तो ये आपका खर्चा है डेबिट, और अगर कैश रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट में अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज, सेल को इंक्रीज करने के लिए अलाउड किया जाता है। वही कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब आप कस्टमर से जल्दी पेमेंट चाहते हो, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ये डिडक्ट होता है इनवॉइस से, यानी प्राइस स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, ईएमआरएस वैकेंसी 2023 में आपका 11th का और 12th का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बैचेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।